क्या टाटास दुनिया के पहले ट्रिलियनर है? India's flagship group is built on his code of ethics. From the Nano to the Jaguar, the drive of a living legend, Ratan Tata. टाटा ग्रुप की कंपनी 100 से भी ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसके बावजूद टाटा फैमिली का कोई भी मेंबर फोर्ब्स के बिलियनर लिस्ट में नहीं आता। मतलब समथिंग इज़ नॉट राइट। 2023 में टाटा ग्रुप का टोटल रेवेन्यू $150 बिलियन था, जिसको अगर मैं टेस्ला के साथ कंपेयर करूं तो टेस्ला का टोटल रेवेन्यू 2023 में सिर्फ $97 बिलियन था। पर फिर भी इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, रतन टाटा नहीं। मतलब टाटाज यार, जिनका बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा है, आईटी, स्टील, ऑटोमोबाइल, होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और ना जाने ऐसे कितने सेक्टर्स में टाटा ग्रुप ऑपरेट करती है। इसके बावजूद टाटास दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में नहीं है। कहीं टाटा फैमिली अपने वेल्थ को पब्लिक के नज़रों से छुपा तो नहीं रहे? इसी चीज़ को जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि टाटा सन्स, जो कि सारे टाटा कंपनियों का पेरेंट कंपनी है, उसके 66% शेयर्स टाटा ट्रस्ट ओन करती है। टाटा ट्रस्ट बेसिकली एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज जो भी पैसा कमाती है, उसका एक मेजर पोर्शन टाटा ट्रस्ट के पास चला जाता है चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए। See, Tatas are blessed by God. They are my role model in life. They're the persons who established the house of Tatas, Sir Ratan Tata and Sir Jamshedji Tata. They willed all their wealth to charity. अनलाइक दूसरे बिलियनर्स जो कि अपने पैसों को एक्सपेंसिव क्लोथिंग, लग्जरी वॉचेस, स्पोर्ट्स कार, प्राइवेट जेट्स खरीदने में बर्बाद करती है, वहीं टाटा फैमिली ने अपने वेल्थ को काफ़ी वाइजली डोनेट किया है गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड इंडियंस के सोशल वेलफेयर के लिए। And do you know one thing? The Tata Cancer Hospital in Bombay. Every child who comes to Bombay is examined by them. If they feel they can cure it, they give free treatment. Now they're setting up a cancer hospital in every district, in every headquarters in India. They are creating wealth for the good of society. दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका मॉनेटरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। टाटा ग्रुप ने इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियंस के वेलफेयर के लिए जितना काम किया है, उसका अगर मॉनेटरी वैल्यू निकाला जा सकता तो शायद हमें पता चलता कि टाटाज ही दुनिया के पहले ट्रिलियनर है। पर टाटा ग्रुप को बिल्ड करने का जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं था। टाटा फैमिली को अपना बिजनेस चलाने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बहुत बार तो टाटा ग्रुप को पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज से बैकलैश देखने को मिला। गैंगस्टर्स ने टाटा ग्रुप के मील्स बंद करवा दिए, उनके एम्प्लॉयज़ को बुरी तरीके से पीटा, टाटा फैमिली मेम्बर्स को मारने की धमकी तक दिया गया। पर इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी कैसे टाटा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बना? टाटा एम्पायर का शुरुआत होता है जमशेद जी टाटा का हाथ पकड़ के, जिनका जन्म 1839 में नवसारी गुजरात में हुआ था, एक गरीब पारसी फैमिली में। टाटा फैमिली शुरू से ही इतने अमीर नहीं थे, क्योंकि 1800s के दौरान टाटा फैमिली मेंबर्स बिजनेस नहीं करते थे। उनके फैमिली मेंबर्स मोस्टली प्रीस्ट हुआ करते थे और पूजा पाठ से ही उनका लाइवलीहुड चलता था। इन शॉर्ट, उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। पर जमशेद जी टाटा के पिताजी नसरवान जी टाटा को समझ आ चुका था कि अगर उनको अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है तो उन्हें अपने फैमिली के प्रीस्टली ट्रेडिशन को छोड़कर बिजनेस करना होगा। और उन्हें किसी तरीके से पता चला था कि मुंबई में कॉटन ट्रेडिंग के धंधे में अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का। इसलिए वो गुजरात से मुंबई चले गए कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मुंबई आकर नसरवान जी टाटा को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट एक टाइम तो उनको ऐसा लगा कि उन्हें गुजरात वापस लौट जाना चाहिए, ये बिज़नेस करना उनके बस का नहीं है। बट समहाउ उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो हार्ड वर्क करते रहे एंड इट पेड ऑफ। अल्टीमेटली नसरवान जी टाटा कॉटन ट्रेडिंग के बिज़नेस में काफ़ी सक्सेसफुल हुए। पर मुंबई में अपने बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान नसरवान जी टाटा समझ गए थे कि अगर उन्हें ब्रिटिश राज के अंडर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन को अपना हथियार बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान को एक्सप्लॉइट करना इवन ब्रिटिशर्स के लिए भी मुश्किल होता था। इसलिए नसरवान जी टाटा चाहते थे कि उनके बेटे जमशेद जी को मॉडर्न एजुकेशन मिले। दैट्स वाई उन्होंने जमशेद जी को मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एनरोल करवाया ताकि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके।
जमशेद जी टाटा को भी अपने पिताजी की तरह बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन वो बिजनेस सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं करना चाहते थे। अनलाइक दूसरे बिजनेसमैन जो कि बिजनेस करते हैं ताकि वो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ खरीद सके, लग्जरी वॉचेस खरीद सके, जमशेद जी का विजन काफ़ी बड़ा था। वो बिजनेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मदद से इंडियन इकॉनमी को मजबूत बनाना चाहते थे। ही वॉज अ ट्रू देशभक्त। तो 1858 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जमशेद जी ने अपने पिताजी के एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग बिजनेस को ज्वाइन किया। पर उन्हें क्या पता था कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाएगी, क्योंकि इस ट्रेडिंग बिजनेस को ज्वाइन करते ही जमशेद जी के पिताजी ने जमशेद जी को एक ऐसा टास्क दिया जिसको कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर अब सवाल है कि वो टास्क आखिर था क्या। देखो, जमशेद जी के पिताजी नसरवान जी टाटा अपने बिजनेस को पूरे दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बिजनेस इंडिया के अलावा भी मल्टीपल देशों में ऑपरेट करे। इन शॉर्ट, नसरवान जी टाटा अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाहते थे और उन्होंने इस इंटरनेशनल एक्सपेंशन की पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे जमशेद जी टाटा को सौंप दिया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये है कि 1850s में एक बिज़नेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी था, ना ही इंटरनेट था, और इंडिया भी ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज़ के ऊपर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, और ये सारे प्रॉब्लम्स ही इस इंटरनेशनल एक्सपेंशन के टास्क को काफ़ी चैलेंजिंग बना रही थी। बट द गुड थिंग इज़, जमशेद जी टाटा को चैलेंजेस से डर नहीं लगता था, तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जमशेद जी ने ठान लिया कि वो इस इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करके रहेंगे। पर क्या वो सच में अपने पिताजी की उम्मीदों पे खड़े उतर पाएंगे? क्या वो सच में इस इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर उनका एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा? देखो, जमशेद जी को पता था कि ये बिजनेस एक्सपेंशन का टास्क काफ़ी मुश्किल होने वाला है, और अगर उन्होंने शुरू में ही ऐसे किसी कंट्री को चूज कर लिया जो कि 7 समुंदर पार है, तो उनके फेलियर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसलिए जमशेद जी ने काफ़ी क्लेवरली चाइना को अपना पहला डेस्टिनेशन चूज किया, जहाँ पे वो अपने पिताजी के बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि एक तो चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो चाइना में ट्रैवल करना ईजी है, और ब्रिटिश राज में भी चाइना के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशंस ऑलरेडी बने हुए थे। तो जमशेद जी के लिए चाइना में बिजनेस सेटअप करना रिलेटिवली काफ़ी आसान था कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसलिए वो तुरंत इंडिया से चाइना चले गए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। जमशेद जी टाटा ने चाइना के डिफरेंट रीजन्स में ट्रैवल किया वहाँ के मार्केट एनवायरनमेंट को समझने के लिए, और इसी दौरान उन्होंने एक अनोखा चीज नोटिस किया कि चाइना में टेक्सटाइल या कपड़ों का इंडस्ट्री काफी बढ़िया चल रहा था, जिसकी वजह से कॉटन का अच्छा खासा डिमांड था चाइना में। तो जमशेद जी ने सोचा क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए और चाइना के साथ कॉटन ट्रेड किया जाए, क्योंकि कॉटन ट्रेड में मोटा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। पर जमशेद जी टाटा को बहुत ही जल्द रियलाइज हुआ कि उनके और उनकी प्रॉफिट के बीच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा है, और वो प्रॉब्लम था अमेरिका। देखो, ये एक ऐसा टाइम था जब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन सप्लायर हुआ करता था। मान लो एक किस्म से अमेरिका का मोनोपोली ही था कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि तब अमेरिका में स्लीव्स को रखना काफ़ी आम बात हुआ करता था, और अमेरिकन्स इन्हीं स्लीव्स के ऊपर अत्याचार करके इनसे दिन रात मेहनत करवा के बहुत ही कम खर्चे में कॉटन प्रोड्यूस कर लेते थे। अब क्योंकि अमेरिका दुनिया को काफ़ी सस्ते रेट में कॉटन बेचता था, इसलिए ब्रिटेन, चाइना और भी काफ़ी सारे देश अपने कॉटन डिमांड का एक बड़ा पोर्शन अमेरिका से ही खरीदते थे, और ये जमशेद जी टाटा के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर हो गया, जिसके वजह से अमेरिका में कॉटन प्रोडक्शन बंद हो गया। अब अमेरिका के लिए पूरे दुनिया को कॉटन सप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, और जमशेद जी टाटा ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे। जमशेद जी ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया। उनको पता था ब्रिटेन और चाइना जैसे देश अब अमेरिका से कॉटन नहीं खरीद पाएंगे, तो इन देशों को अब अपने कॉटन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से ही अपना सारा कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके वजह से इंडिया में कॉटन का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा और कॉटन का प्राइस भी मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इंडिया में कॉटन का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया
और जमशेद जी ने इसी अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया। जमशेद जी के पिताजी का ट्रेडिंग बिजनेस था ही, तो इन्होंने इस ट्रेडिंग बिजनेस से ब्रिटेन और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को बहुत ही हाई प्राइसेस में कॉटन बेचा और मोटा प्रॉफिट कमाया। इस हाई प्रॉफिट ट्रेडिंग से जमशेद जी ने प्रूव कर दिया कि ना सिर्फ वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बल्कि उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए। 29 के एज तक जमशेद जी ने अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में काम किया, उनसे काफ़ी सारे बिजनेस लेसन सीखे। अब जमशेद जी में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था एंड नाउ ही इज़ रेडी टू क्रिएट हिज ओन कंपनी। 1868 में जमशेद जी टाटा ने अपना पहला कंपनी एस्टैब्लिश किया। वो इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते थे और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को रेवोल्यूशनाइज करना उनका ड्रीम था। वो अपने पिताजी से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते थे और टाटा ग्रुप को एक जाइंट एम्पायर में तब्दील करना चाहते थे। पर ऑब्वियसली ये टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी को एस्टैब्लिश करने से कुछ नहीं होता, आपको उस कंपनी में बिजनेस भी लाना पड़ता है और ये टास्क काफ़ी चैलेंजिंग था। जमशेद जी ने 1 साल तक बहुत कोशिश की अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की, बट ही वॉज कंटिन्यूसली फेलिंग। अब जमशेद जी भी अंदर से टूटने लगे थे। उनको भी लगने लगा था कि शायद उनका एक बड़ा इंडस्ट्री सेटअप करने का सपना अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला जिसकी वजह से शायद उनके किस्मत का बंद दरवाज़ा खुल सकता था। तो वो इन्फॉर्मेशन आखिर था क्या? देखो, मुंबई के चंचपोकली रीजन में एक ऑयल मिल था जो बैंकरप्ट हो चुका था। इस ऑयल मिल का मालिक इस मिल को बेचना चाहते थे, लेकिन कोई भी बायर एक बैंकरप्ट मिल को खरीदना नहीं चाह रहा था। और यही बात जब जमशेद जी को पता चली, उनके दिमाग में एक जीनियस आइडिया आया। जमशेद जी को पता था इस बैंकरप्ट ऑयल मिल को वो काफ़ी सस्ते में खरीद सकते हैं, तो 1869 में उन्होंने इस ऑयल मिल के मालिक से बात करी और काफ़ी सस्ते दाम में इस मिल को ख़रीद लिया। अब नेचुरली आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि जमशेद जी ने एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को क्यों ख़रीदा, जिसे कोई भी नहीं ख़रीदना चाह रहा था। देखो, जमशेद जी टाटा को जब इस बैंकरप्ट ऑयल मिल के बारे में पता चला था, तभी उनके दिमाग में एक $1 मिलियन आइडिया आया था। उनको पता था कि ये एक ऐसा टाइम है जब कॉटन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एक बूमिंग स्टेज पे चल रहा है और जमशेद जी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस ऑयल मिल को सस्ते में खरीद के इसे एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया जाए। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, पर जमशेद जी को कॉटन इंडस्ट्री में काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो इस आइडिया को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। तो 2 साल उन्होंने इस नए मिल पे खूब मेहनत किया और एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को उन्होंने एक प्रॉफिटेबल कॉटन मिल बना दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद उनके सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स बिल्कुल शॉक हो गए थे। इनफैक्ट एक बिजनेसमैन को ये नया कॉटन मिल इतना पसंद आया कि उन्होंने जमशेद जी को एक मोटा ऑफर ही दे दिया इस मिल को खरीदने के लिए। ऑब्वियसली जमशेद जी शुरू में इस मिल को नहीं बेचना चाहते थे, पर यह ऑफर इतना लुक्रेटिव था कि बाद में जमशेद जी ने ये कॉटन मिल उस बिजनेसमैन को बेच दिया। इस डील में जमशेद जी ने बहुत पैसा बनाया। अब जमशेद जी के पास ना सिर्फ अच्छा कैपिटल है, बल्कि एक नया इनोवेटिव आइडिया भी है अपने नेक्स्ट बिजनेस के लिए। पर ये इनोवेटिव आइडिया आखिर है क्या, और क्या इस नए आइडिया की मदद से जमशेद जी अपने नेक्स्ट बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाएंगे, या फिर उन्हें एक बड़े फेलियर का सामना करना पड़ेगा? अर्ली 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी और बिजनेस के मामले में इंडिया से काफ़ी आगे जा चुके थे, और इंडिया के इस बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा रीज़न था ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि इंडिया में कोई डेवलपमेंट हो। उनका बस एक ही मकसद था, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना और इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना। पर जमशेद जी टाटा इंडियन इकोनॉमी को बचाना चाहते थे, एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी टेक ओवर करना मुश्किल होता। लेकिन ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए और इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए जमशेद जी को टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनरीज की ज़रूरत थी, जो कि उस टाइम पे सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही अवेलेबल था। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए जमशेद जी ने डिसाइड किया कि वो इंग्लैंड जाएंगे ताकि वो विदेश में हो रहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बिजनेस इकोसिस्टम को समझ सके। इंग्लैंड में ट्रिप के दौरान जमशेद जी ने काफ़ी टाइम तक विदेशी मार्केट्स को स्टडी किया और उन्हें एक चीज़ समझ आया कि भले ही इंडिया में ज़्यादा डेवलपमेंट ना हुआ हो,
पर इंडिया के पास वो सारे की एलिमेंट्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करने के लिए चाहिए। और यहीं पे जमशेद जी के दिमाग में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया एक ऐसा हाईटेक टेक्सटाइल मिल सेटअप करने की जहां पे हर किस्म का मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद होगा। इन शॉर्ट, ये टेक्सटाइल मिल पहले के मिल से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा। पर जमशेद जी ने बहुत ही जल्द रियलाइज़ किया कि उनका ये हाईटेक टेक्सटाइल मिल सेटअप करने का टास्क काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस टेक्सटाइल मिल को सेटअप करने के लिए जमशेद जी को इंडिया में एक प्राइम लोकेशन ढूंढने की ज़रूरत थी। और इस प्राइम लोकेशन को ढूंढना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क था। और अगर गलती से उन्होंने एक गलत लोकेशन चूज़ कर लिया तो उनका ये नया टेक्सटाइल मिल बैंकरप्ट हो सकता था। तो इस प्राइम लोकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हुए जमशेद जी इंडिया वापस आए और उन्होंने इसके ऊपर महीनों तक रिसर्च किया। कुछ लोकेशंस को उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी किया एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस टेक्सटाइल मिल को महाराष्ट्र के नागपुर में सेटअप करेंगे। पर जब इस प्राइम लोकेशन की बात उन्होंने अपने बिजनेसमैन फ्रेंड्स और इन्वेस्टर्स को बताया तो वो जमशेद जी पे हंसने लगे। इवन बैंक्स ने भी जमशेद जी को लोन देने से मना कर दिया। जमशेद जी वाज टोटली डिसअपॉइंटेड। पर सबका ऐसा नेगेटिव रिएक्शन क्यों था जमशेद जी की तरफ? देखो, ये एक ऐसा टाइम था जब नागपुर एक रिमोट विलेज हुआ करता था जो कि इतना डेवलप नहीं था आज जैसा, और नागपुर मुंबई के पोर्ट से मीलों दूर था। जनरली उस टाइम पे मिल ओनर्स अपने मिल को मुंबई में ही सेटअप करना प्रेफर करते थे, क्योंकि मुंबई काफ़ी डेवलप्ड था नागपुर के मुकाबले और वो पोर्ट के भी नज़दीक था। इसलिए मिल ओनर्स को ट्रेड एंड कॉमर्स का इजी एक्सेस भी मिल जाता था मुंबई में। यहाँ पे जमशेद जी का नागपुर को चूज करना एज ए प्राइम लोकेशन टू सेटअप हिज टेक्सटाइल मिल थोड़ा ऑड था। पर जमशेद जी ने कहा कि भाड़ में जाए दुनिया। उन्होंने सबका एडवाइस इग्नोर किया और अपने खुद के कैपिटल से इस मिल को बनाना चालू किया। 1877 में फाइनली ये टेक्सटाइल मिल बनकर रेडी हुआ नागपुर में, जिसका बाद में जाकर नाम रखा गया इम्प्रेस मिल। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मिल आगे जाकर सक्सेसफुल बनेगा या बहुत बुरी तरीके से फेल करेगा? क्या इम्प्रेस मिल जमशेद जी का एक मास्टर स्ट्रोक है या उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती? देखो, जमशेद जी ने नागपुर को एज ए प्राइम लोकेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि जमशेद जी को कुछ ऐसा पता था जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते थे। अपने इंग्लैंड ट्रिप के दौरान जमशेद जी को समझ आ गया था कि एक सक्सेसफुल कॉटन एम्पायर बनाने के लिए उनको 3 मेन क्राइटेरिया पे फोकस करना पड़ेगा। पहला, उनको मिल एक ऐसे लोकेशन में सेटअप करना पड़ेगा जहां आसपास कॉटन फार्मिंग हो ताकि रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाए। दूसरा, मिल को वाटर एंड फ्यूल का अच्छा सप्लाई मिले। और तीसरा, मिल के पास ट्रांसपोर्टेशन का इजी एक्सेस हो। अब क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कि ये सारे क्राइटेरिया कौन सा लोकेशन फुलफिल कर रहा था? नागपुर, ऑब्वियसली। देखो, नागपुर एक कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था, तो नागपुर के आसपास काफ़ी बड़े बड़े कॉटन फार्मलैंड्स थे। और क्योंकि नागपुर में ऑलरेडी एक अच्छा हैंडलूम इंडस्ट्री था, तो कॉटन मिल के लिए वर्कर्स को भी हायर करना काफ़ी आसान था। बड़ौदा कोल माइन भी नागपुर के नज़दीक था, तो फ्यूल का सप्लाई वॉज ऑल्सो नॉट एन इशू। बट वट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, क्योंकि नागपुर तो अभी भी मुंबई के पोर्ट से मीलों दूर था। और यहीं पे हमको रेलवे का इम्पोर्टेंस समझ आएगा। देखो, उस टाइम पे रेलवे इंडिया में काफ़ी नया था, इसलिए ज़्यादातर लोग रेलवेज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे। पर जमशेद जी ने ऑलरेडी रेलवेज़ का यूज़ देख लिया था इंग्लैंड में। रेलवेज़ इंग्लैंड में ट्रेड एंड कॉमर्स का बैकबोन बन चुका था। जमशेद जी जानते थे जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क इंडिया में भी एक्सपेंड करेगा, रेलवे इंडिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ेगा, तब इंडिया में भी रेलवे ट्रेड एंड कॉमर्स का बैकबोन बन जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि नागपुर में ज़मीन खरीदना काफ़ी सस्ता पड़ता था, इसलिए वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स काफ़ी तेज़ी से बिछी और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में नागपुर में काफ़ी सारे रेलवे जंक्शंस बन गए। इसके वजह से इम्प्रेस मिल को भी ट्रेड एंड कॉमर्स का ईजी एक्सेस मिल गया। ये सिचुएशन कुछ ऐसा था जैसे कि मान लो जमशेद जी टाटा टाइम मशीन में बैठकर इंडिया का फ्यूचर देख आए हो। बहुत ही जल्द इम्प्रेस मिल एक ह्यूज सक्सेस बन गया, जो कि पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ जमशेद जी टाटा के जीनियस स्ट्रैटेजी की वजह से। अनडाउटेडली इम्प्रेस मिल जमशेद जी टाटा का वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक था। इस मिल से उन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन क्रिएट किया। पर क्या आपको पता है, इसी दौरान जमशेद जी टाटा की नज़र एक और इंडस्ट्री पे भी थी जो कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को चेंज कर सकता था। और किसी तरीके से अगर टाटास इस इंडस्ट्री के मार्केट को कैप्चर कर ले तो ये टाटा ग्रुप के वेल्थ को 100 गुना बढ़ा सकती है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री है और क्या टाटास इस इंडस्ट्री के मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे?
इंग्लैंड ट्रिप के दौरान जमशेदजी टाटा ने फेमस हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर थॉमस कार्लाइल का एक लेक्चर अटेंड किया था। इस लेक्चर में थॉमस कार्लाइल ने ऐसी एक बात करी जिसने जमशेदजी टाटा का दिमाग हिला दिया। थॉमस कार्लाइल ने कहा, "ए नेशन हु अंडरस्टूड द यूज ऑफ आयरन विल हैव कंट्रोल ओवर गोल्ड।" पर थॉमस कार्लाइल ने ऐसा कहा क्यों? देखो, अर्ली 19th सेंचुरी में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल मशीन्स आयरन से बने होते थे। आयरन का वाइड वैरायटी ऑफ यूज़ था डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। इवन रेलवे ट्रैक्स भी कास्ट आयरन से बने होते थे। पर बहुत जल्द इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि आयरन से बने हुए मशीन्स उनके लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि आयरन में एक मेजर इशू था। आयरन आसानी से जंग पकड़ लेता है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल मशीन्स और रेलवेज़ का ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। एंड दिस वाज बैड फॉर बिजनेस। इस प्रॉब्लम की वजह से यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। अब इस प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सोल्यूशन था, और उस सोल्यूशन का नाम है स्टील। देखो, स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता, ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। सो इट वाज परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड रेलवे ट्रैक्स। पर ये एक ऐसा टाइम था जब आयरन को स्टील में कन्वर्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता था, जिसकी वजह से स्टील मार्केट में काफ़ी हाई प्राइसेस में बिकता था। इसलिए ज़्यादातर बिजनेसमैन स्टील को एक कमर्शियली यूजफुल मटेरियल के रूप में नहीं देखते थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन चुका था। लेकिन फिर 1856 में एक चमत्कार हुआ। फेमस ब्रिटिश इन्वेंटर हेनरी बेसमार ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक ऐसा तरीका निकाला जिससे कि आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जा सकता था, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में। हेनरी बेसमार ने बेसमर कन्वर्टर को इन्वेंट किया, जिसके वजह से स्टील प्रोडक्शन का कॉस्ट 82% रिड्यूस हो गया। मतलब पहले अगर 1 टन स्टील को प्रोड्यूस करने में 100 रुपये का खर्चा आ रहा था, तो अब उसी 1 टन स्टील को प्रोड्यूस करने में सिर्फ 18 रुपये का खर्चा आ रहा था। इस इन्वेंशन के वजह से यूरोप में स्टील का मास प्रोडक्शन चालू हो गया। एंड स्टील वॉज नो मोर एन एक्सपेंसिव मटेरियल। स्टील का यूज़ हर किस्म के इंडस्ट्रियल मशीन्स को बनाने में होने लगा। इवन रेलवे ट्रैक्स भी स्टील से बनने लगी। इस एक इन्वेंशन ने रेलवे के एक्सपेंशन एंड ऑपरेशंस को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया, जिसके वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बोलबाला छा गया। अब जमशेद जी यही सब बातें उस लेक्चर में बैठ के सुन रहे थे, और इमीडिएटली उनके दिमाग में $1 बिलियन आइडिया आया। मान लो जैसे कि जमशेद जी को वेल्थ और सक्सेस का ब्लूप्रिंट ही मिल गया हो, एंड नाउ ही वांट्स टू बिल्ड ए स्टील फैक्ट्री इन इंडिया। पर जमशेद जी सिर्फ पैसा बनाने के लिए फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते थे। इनफैक्ट वो ऑलरेडी बहुत पैसा बना रहे थे अपने टेक्सटाइल मिल से। ही वॉज ऑलरेडी अमोंगस्ट द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जमशेद जी इंडिया में स्टील फैक्ट्री इसलिए लगाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यूरोप में देख लिया था कैसे स्टील ने उनकी पूरी इकोनॉमी चेंज कर दी, और वो यही सेम ग्रोथ इंडिया के लिए भी चाहते थे। तो इंडिया में वापस आने के बाद जमशेद जी टाटा आयरन ओर डिपॉजिट्स के खोज में लग गए। वो दिन रात डिफरेंट जियोलॉजिस्ट्स के रिपोर्ट पढ़ने लगे। उनके इस आयरन ओर डिपॉजिट्स का खोज काफ़ी सालों तक चलता रहा, लेकिन जमशेद जी को बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिला। पर फिर 1882 में उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ा बाय रिटर वॉन श्वार्ट्ज, जो कि उस टाइम के काफ़ी फेमस जियोलॉजिस्ट थे। इस रिपोर्ट में श्वार्ट्ज ने लिखा था कि महाराष्ट्र के लोहारा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा आयरन ओर डिपॉजिट पाया गया है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जमशेद जी इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने तुरंत एक स्मॉल टीम अरेंज किया और लोहारा चले गए वहाँ के आयरन ओर सैंपल्स को चेक करने के लिए। और जमशेद जी ने पाया कि श्वार्ट्ज का रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट था। लोहारा के आयरन ओर सैंपल्स काफ़ी हाई क्वालिटी के थे। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। फाइनली जमशेद जी का इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने का विजन सक्सेसफुल होने वाला था, राइट? इवन जमशेद जी ने भी ऐसा ही सोचा था। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अंग्रेज़ उनके पीठ पीछे कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे। जमशेद जी टाटा बिल्कुल शॉक हो गए थे जब उन्हें पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके माइनिंग लाइसेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमशेद जी को ये तक कह दिया कि गवर्नमेंट जमशेद जी को सिर्फ लोहारा में क्यों, इंडिया के किसी भी माइन में माइनिंग का परमिशन नहीं देंगे। ये सुनने के बाद जमशेद जी का अपने देश को आगे बढ़ाने का सपना बिल्कुल चकनाचूर हो गया। देखो, जब अंग्रेज़ इंडिया आए थे तब उनका बस एक ही गोल था, इंडियंस का लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन।
इंडिया का डेवलपमेंट कभी भी ब्रिटिशर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में था ही नहीं। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट माइनिंग रूल्स बनाए इंडियन कंपनीज के लिए, ताकि इंडियन कंपनीज अपने ही देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना कर पाए। और सारी माइनिंग मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सब्सिडरी कंपनीज को दे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके वजह से ब्रिटिश कंपनीज ने खूब प्रॉफिट बनाया हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके। इवन इन ब्रिटिश कंपनीज ने स्टील प्लांट्स भी लगाया बंगाल और चेन्नई में, ताकि वो स्टील प्रोड्यूस कर सके। और ये अंग्रेज इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए स्टील नहीं प्रोड्यूस करना चाहते थे, ये तो रेलवे नेटवर्क को इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते थे, ताकि ये इंडिया को और तेज़ी से लूट सके। इनफैक्ट उस टाइम लॉर्ड डलहौसी ने कहा था, expanding the railway network in India will increase trade and military efficiency of British Empire। पर फिर इन ब्रिटिश स्टील फैक्ट्रीज में ऐसा कुछ हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जल्द ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि जमशेदजी टाटा का माइनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट करके इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी है। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा था कि अगर वो ब्रिटिश कंपनीज को इंडिया के आयरन और माइंस का एक्सक्लूसिव एक्सेस दे दे तो अंग्रेज़ इंडिया में ही काफ़ी सस्ते में स्टील प्रोड्यूस कर पाएंगे और उन्हें ब्रिटेन से स्टील इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे स्टील जैसे भारी चीज़ों को इंपोर्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, पर अंग्रेज़ों ने जैसा सोचा था हुआ बिल्कुल उसका अपोजिट। क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं था, इसके वजह से इंडिया में एडवांस्ड मशीनरीज अवेलेबल नहीं थे जो इन ब्रिटिश कंपनीज को चाहिए था स्टील प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब स्टील तो प्रोड्यूस करना ही था, इसलिए ब्रिटिश कंपनीज ने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए स्टील प्रोड्यूस करने के लिए, एंड द रिजल्ट वाज टेरिबल। इन कंपनीज ने जो स्टील प्रोड्यूस किया उसका क्वालिटी एकदम बकवास था। इतने ख़राब क्वालिटी का स्टील कहीं भी नहीं यूज़ किया जा सकता था। इनफैक्ट ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में स्टील प्रोड्यूस करके बस अपने पैसों को जला रहे थे। तो कुछ साल बहुत कोशिश करने के बाद अंग्रेज़ों को समझ आ गया था कि उनसे तो ना हो पाएगा भैया, और फाइनली उन्होंने इंडिया में स्टील प्रोडक्शन बंद कर दिया। पर इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ। ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गया जब इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीज़ का वैल्यू काफ़ी तेज़ी से गिरने लगा, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन रुपीज़ एक सिल्वर बैक करेंसी हुआ करता था। पर लीडिंग यूरोपियन नेशंस गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रहे थे। इसके वजह से गोल्ड का प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रहा था सिल्वर के अगेंस्ट, और जितनी भी सिल्वर बैक्ड करेंसीज थी वो सब अपना वैल्यू लूज कर रहे थे। इस प्रॉब्लम ने स्टील इंपोर्ट्स को और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया था। अब अंग्रेज ब्रिटेन से इंडिया में स्टील भी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। इस सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ब्रिटिशर्स का इंडिया में रेलवे एक्सपेंशन का सपना अब फेल होता हुआ नजर आ रहा था, और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का कंटिन्यूअस नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे थे। इस समय अंग्रेज़ इंडिया में हर तरफ से चैलेंजेस फेस कर रहे थे स्टील प्रोडक्शन में, और यही वो टाइम था जब अंग्रेज़ों को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन कंपनीज के ऊपर माइनिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा के उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी। तो 1899 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी गलती सुधारी और उन्होंने इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज से सारे माइनिंग रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब इंडियन कंपनीज भी आयरन और माइनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे और इंडिया में स्टील प्लांट लगा सकते थे। पर अभी भी एक बड़ा प्रॉब्लम बाकी था। सारे माइनिंग रेस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद भी कोई भी इंडियन बिजनेसमैन माइनिंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। एंड द आंसर वाज सिंपल, एक स्टील फैक्ट्री सेटअप करने में बहुत ज़्यादा रिस्क था। एक तो इंडियन बिजनेसमैन कॉटन ट्रेड में ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे थे, और इन्होंने ब्रिटिश कंपनीज को स्टील प्रोडक्शन में बहुत बुरे तरीके से फेल होते हुए देखा था। तो क्यों इंडियंस अननेसेसरी रिस्क लेंगे एक ऐसे बिजनेस में जहां सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंडियन बिजनेसमैन इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते थे। जब यही बात ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए। लेकिन फिर एक ब्रिटिश ऑफिशियल को याद आया कि इंडिया में एक आदमी है जिसने कुछ सालों पहले माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। एक ऐसा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है जो स्टील प्रोडक्शन के सारे रिस्क लेने को तैयार था। एक ऐसा इंसान जिसका इंडिया में एक स्टील फैक्ट्री लगाना एक सपना था। क्या आप लोग गेस कर सकते हो वो इंसान कौन है? यू आर राइट, जमशेदजी टाटा। तो साल 1900 में इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन जमशेदजी टाटा से लंदन में मिले और उन्हें अश्योर किया
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टाटा ग्रुप की हर तरीके से मदद करेंगे इंडिया में ताकि वो एक स्टील फैक्ट्री सेटअप कर सके। ये जमशेदजी टाटा के लिए एक मेजर कमबैक था। तो जैसे ही जमशेद जी लंदन से इंडिया वापस आए, उन्होंने इमीडिएटली एक माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके माइनिंग लाइसेंस को अप्रूव कर दिया। फाइनली जमशेद जी का सपना अब पूरा होने वाला था। पर इससे पहले कि यह सपना पूरा होता, जमशेद जी के साथ एक भयानक एक्सीडेंट होता है जो पूरे टाटा ग्रुप को हिला के रख देता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूवल मिलने के बाद जमशेद जी टाटा जर्मनी गए हुए थे अपने नए स्टील प्लांट के लिए कुछ एडवांस्ड मशीनरीज देखने, और वहीं पे अचानक से उनका हेल्थ काफ़ी बिगड़ जाता। इससे पहले कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता, अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो जाता है। ये इंसिडेंट पूरे टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी शॉकिंग था। कभी कभी किस्मत भी हमारे साथ खेलती है, हमें बड़े बड़े सपने दिखाती है, हमें उस सपने के नज़दीक भी ले जाती है और फिर पता नहीं क्यों उस सपने को हमसे छीन लेती है। शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। जमशेद जी टाटा के देहांत के बाद टाटा ग्रुप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत थी जो कि जमशेद जी टाटा के सपने को पूरा कर सके, इंडिया में एक स्टील प्लांट का सेटअप कर सके। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जमशेद जी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा ने उठाया। दोराबजी टाटा भी काफ़ी टैलेंटेड बिजनेसमैन थे। ऑल्दो दोराबजी को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इस स्टील प्लांट के सेटअप के दौरान, बट फाइनली 1907 में टाटा का पहला स्टील फैक्ट्री बनकर रेडी हुआ साकची विलेज में। और जैसा कि लोग कहते हैं, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 2007 में, तो टाटा स्टील ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर रतन टाटा ब्रिटेन के सबसे बड़े स्टील प्लांट कोरस स्टील को खरीद लिया। मतलब आप आयरनी देखो, एक समय ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन था, उसने टाटा स्टील का माइनिंग लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया था, और आज उसी टाटा ग्रुप ने ब्रिटेन के सबसे बड़े स्टील प्लांट को खरीद लिया। इनफैक्ट सिर्फ स्टील कंपनी क्यों, टाटाज ने इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया था, टाटाज ने इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार होटल खोला था, टाटाज ने इंडिया का सबसे पहला कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाया था, टाटाज ने ही इंडिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर कंपनी क्रिएट किया। A gangster who decided that there was considerable wealth in our union and wanted to take over control of that. He had about 200 followers, disruptive, violent. There were two views on that. People felt we should appease him, get him out of the way by winning him over, and I was of the view that we could never do that. He beat up, or he arranged to beat up 400 or 500 of our employees. And he called a strike, and so everything stopped in the company. I put out a call to the workers to come back. They were all afraid of coming back because of what he would do to their families, etc. So I went and stayed in the plant for 3 days with the workers. He was going to kill me. And then again, everybody said, you know, why don't you make up with him and so on. We just never did that.